पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। सो किंगडम फंजाई इट इज known as multicellular decomposer, multicellular multicellular decomposer। अब इस पॉइंट को समझिए पहले। व्हाट आर डीकम्पोजर? डीकम्पोजर्स कौन से होते हैं? डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करते हैं, उससे अपना फूड ड्राइव करते हैं। सेप्रोटॉपिक, आपने टर्म पढ़ी थी सेप्रोटॉपिक, सेप्रोट्रॉफ्स। ये टर्म्स, ट्रॉफ का मतलब फूड, सेप्रो मीन्स डिकेइंग। जो भी ऑर्गेनिजम्स डिकेइंग, वर्ड का साइज बेटा मैं ठीक है बड़ा करता हूं। जो भी ऑर्गेनिज्म जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फूड की तरह यूज करते हैं, दोज आर नोन एज सेप्रोटॉप्स। उनको क्या बोला जाता है? सेप्रोटॉप्स बोला जाता है। क्लियर? मैंने जूम कर दिया, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, इसको वीडियो को जूम कर दिया, उसमें देख लीजिएगा आप। ये वर्ड हमने पहले भी पढ़े हुए हैं वैसे। सो मल्टीसेलुलर डीकम्पोजर क्यों? सेप्रोट्रॉफ्स जो हमने पढ़ा था, सेप्रोट्रॉफ्स, इसमें आपने दो पढ़े हैं। एक आपने पढ़े हैं बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया किस में आते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं। और मोस्ट ऑफ द हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी क्या रहते हैं? डीकम्पोजर्स रहते हैं। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि दो इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स के नाम बताओ, तो दो इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स में फंजाई आती है और बैक्टीरिया आता है। दूसरा जो आपको ध्यान होगा, हमने जो डीकम्पोजर पढ़ा था वो पढ़े थे स्लाइम मोल्ड्स। वो हमने क्या पढ़े थे? स्लाइम मोल्ड्स। ध्यान है आपको? स्लाइम मोल्ड्स जो रहते हैं ये क्या थे? प्रोटिस्ट में हमने तीन कैटेगरी बनाई थी। वन इज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, अदर वाज योर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में हमने क्या पढ़े थे? स्लाइम मोल्ड्स पढ़े थे। ये ऑर्गेनिजम्स कौन से थे? जो फूड डिके करके या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपना फूड ड्राइव कर रहे थे। क्लियर? सो दीज आर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर से ये टर्म अलग कैसे होगी? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो यूनिसेलुलर रहते हैं। सेकंड थिंग, बैक्टीरिया क्या रहते हैं? प्रोकैरियोट्स रहते हैं। बैक्टीरिया क्या रहते हैं? प्रोकैरियोट्स रहते हैं। स्लाइम मोल्ड्स रहते हैं, स्लाइम मोल्ड्स फर्स्ट थिंग यूकैरियोट्स हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या रहती हैं? यूकैरियोट्स रहती हैं। सेकंड थिंग, स्लाइम मोल्ड्स जो रहती हैं वो वैसे तो यूनिस, क्योंकि वैसे तो ये मल्टीसेलुलर का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, इसमें प्लाज्मोडियम बनता है। इसमें क्या रहता है कि आपने स्ट्रक्चर नहीं देखी थी, इसमें मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म था जिसमें काफी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दिस स्ट्रक्चर वाज नोन एज प्लाज्मोडियम। लेकिन ये ट्रू मल्टीसेलुलर तो नहीं था ना। हमने प्रोटिस्ट में रखा किनको हुआ था? हमने प्रोटिस्ट में रखा हुआ था उनको जो यूनिसेलुलर है। पॉइंट क्लियर है? तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं? मल्टीसेलुलर डीकम्पोजर। एक चीज और ऐड कर दूं, यूकैरियोट्स। ऑब्वियसली ये यूकैरियोट्स हैं। किंगडम फंजाई में कौन से मेंबर्स आते हैं? किंगडम फंजाई में वो मेंबर्स आते हैं जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इफ द डेफिनेशन, अगर मैं, दीज आर एक्लोरोफिलस, ध्यान से सुनिएगा इन पॉइंट्स को। दीज आर एक्लोरोफिलस, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो कह लूं या फिर सेप्रोटॉफिक कह लूं। सेप्रोटॉफिक, स्पोर प्रोड्यूसिंग, इन टर्म्स को ध्यान से समझना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्पोर प्रोड्यूसिंग थैलोइड ऑर्गेनिजम्स, थैलोइड ऑर्गेनिजम्स। अब देखो इस डेफिनेशन को, देखो ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है एक्लोरोफिलस। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्लोरोफिलस। व्हाट इज एक्लोरोफिलस? एक्लोरोफिलस का मतलब है कि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट रहेगा। क्लोरोफिल इसमें क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर बिहेवियर को लेके। हेट्रोटॉपिक, सेप्रोटॉपिक, क्योंकि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सरवाइव कर रहे हैं। स्पोर, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जैसे हमने जब भी स्पोर्स के बारे में पढ़ा, हमने वहां पढ़ा था कि जो ये आपकी स्पोर प्रोडक्शन का फिनोमिना है, ये मेनली फंजाई के साथ रहता है और एल्गी के साथ भी रहता है। ठीक है, तो मेन जो स्पोर्स के हम बेसिक टाइप्स पढ़ेंगे, काफी टाइप्स से पढ़ेंगे, फंजाई में पढ़ते हैं। दीज आर स्पोर प्रोड्यूसिंग एंड थैलोइड। आपको ध्यान है थैलोइड क्या होता है? व्हाट इज थैलोइड? डेफिनेशन आई थिंक सबने लिख ली होगी। व्हाट इज डेफिनेशन? मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। एक्लोरोफिलस, यूकैरियोटिक, हेट्रो या सेप्रोटॉपिक, स्पोर प्रोड्यूसिंग थैलोइड ऑर्गेनिज्म। स्पोर प्रोड्यूसिंग थैलोइड ऑर्गेनिज्म। अब मैं बात करता हूँ कि थैलोइड का मतलब क्या होता है। देखो, थैलोइड वर्ड का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। थैलोइड वर्ड का मतलब क्या रहता है? थैलोइड वर्ड का मतलब रहता है
अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। इस पॉइंट को ऐसे समझिए, जैसे प्लांट रहता है, आपने सबने प्लांट देखे हैं, उसमें क्या रहता है, लीफ, स्टेम, रूट्स, फ्लावर, ये सब स्ट्रक्चर रहती है। इनका काम क्या रहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ? लीफ क्या काम कर रहा होता है? लीफ फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ? फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। स्टेम का कंडक्शन का होता है, एंकर प्रोवाइड कर रहा होता है, ट्रांसमिटिंग टिश्यू इसमें प्रेजेंट रहते हैं। रूट, व्हाट इज द रूट? फंक्शन ऑफ रूट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। अब ध्यान से समझिए नेक्स्ट पॉइंट को। अगर मैं आपको जब भी एक प्लांट दूं, लेट सपोज मैंने आपको एक प्लांट दिया, तो अगर उस प्लांट को आपको दिया जाए तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि लीफ कौन सा पार्ट है। ऑब्वियसली आप कहेंगे सर जो ग्रीन और फ्लैट स्ट्रक्चर रहती है वो लीफ रहता है। रूट कौन सा पार्ट होती है? नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, अंडरग्राउंड पार्ट रहती है। फ्लावर जो होते हैं कलर्ड रहते हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेट सपोज किसी प्लांट में ये सब चीजें चल रही हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस भी चल रही है, उसमें अब्जॉर्प्शन भी चल रही है, उसमें रिप्रोडक्शन भी चल रही है, लेकिन आप उसकी बॉडी को देख के बता नहीं सकते कि उसमें फोटोसिंथेसिस कहाँ चल रही है, अब्जॉर्प्शन कहाँ चल रही है, रिप्रोडक्शन कहाँ चल रही है। दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज थायलॉइड बॉडी। इस टाइप की बॉडी को क्या बोला जाता है? थायलॉइड बॉडी बोला जाता है। दैट्स व्हाई अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। और थायलॉइड बॉडी में हम देखो, थायलॉइड बॉडी में कौन कौन आ गए? थायलॉइड बॉडी में बैक्टीरिया भी हम काउंट करके चलते हैं, क्योंकि इनिशियली थैलोफाइटा में इनको रखा गया था। आपको ध्यान है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने एक पॉइंट पढ़ा था थैलोफाइटा, तो उनमें रखा गया था इनको। बैक्टीरिया भी आते हैं उसमें, उसमें फंजाई आती है और उसमें एल्गी आती है। कौन कौन आए? बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी। इन तीनों में बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं रहती। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज एक्लोरोफिलस, यूकैरियोटिक, हेटेरो या सेप्रोटॉफिज्म, सेप्रोटॉफिक, स्पोर प्रोड्यूसिंग थायलॉइड ऑर्गेनिज्म। दीस आर स्पोर प्रोड्यूसिंग थायलॉइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर? डेफिनेशन सबको क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? इनको अलग किसने किया था? अर्लियर टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले, क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले इनको किनके साथ रखा गया था? आपको ध्यान है? फंजाई। अब आपको ध्यान होगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। इन सब में हुआ क्या था? इन सब में ये हुआ था कि 2 किंगडम में सिर्फ किनको रखा गया था? प्लांट्स एंड एनिमल्स को। फिर धीरे धीरे क्या करने लगे? पहले प्रोटिस्टा अलग किए, फिर मोनेरा अलग किए। विटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था, तो उसने किस 5th किंगडम को बनाया था? क्योंकि 5th किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले कौन सा सिस्टम था? 4 किंगडम। इसने 5th किंगडम कौन सी बनाई थी? फंजाई बनाई थी। अर्लियर टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, दीज वर प्लेस्ड, इनको किसके साथ रखा गया था? विद थैलोफाइटा। मींस इनको किनके साथ रख दिया गया था? इनको प्लांट्स के साथ रख दिया गया था। देखिए, एक पॉइंट ध्यान से समझो मैं जो बता रहा हूं। व्हाट इज द पॉइंट? कि फंजाई को सबसे लास्ट में अलग क्यों किया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद प्रोटिस्टा को अलग किया गया, मोनेरा को अलग किया गया, लेकिन फंजाई को सबसे लास्ट में अलग क्यों किया? फंजाई को लास्ट में अलग इसलिए किया गया क्योंकि मैक्रोस्कोपिकली जब हम मॉर्फोलॉजिकली जब फंजाई को देखते थे तो वो दिखने में प्लांट जैसी लगती थी, एल्गी जैसी लगती थी। इवन हम जब फंजाई की क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे ओमाइकोटा, ओमाइसिडीज। ओमाइसिडीज के बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो प्लांट से मैच करते हैं। ये पॉइंट मेरा ध्यान रखिएगा, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। व्हाट इज द पॉइंट? ओमाइसिडीज के केस में क्या होता है? वो हम इसके क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि अलग अलग ग्रुप्स हम पढ़ेंगे। देयर आर सेपरेट ग्रुप्स, बहुत अलग अलग हम ग्रुप्स पढ़ेंगे। फंजाई के लोअर फंजाई में, लोअर फंजाई के बहुत से करेक्टर प्लांट से मैच करते थे, इसलिए एक पॉइंट ध्यान, इनको नेग्लेक्टेड प्लांट्स भी बुलाया जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज नेग्लेक्टेड प्लांट्स। ये टर्म भी इनके लिए यूज कर ली जाती है, नेग्लेक्टेड प्लांट्स। इसलिए क्योंकि इनका मॉर्फो, ये तो बाद में जब लैब्स एडवांस हो गई, हमारे पास अच्छी टेक्निक्स डेवलप हो गई, तब हमें पता लगा कि फंजाई का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है। अब आपको ध्यान है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो बेसिस था, उस बेसिस का मेन बेसिस क्या था? न्यूट्रिशन था। और इसका न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक नहीं होता, दीज आर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, जिनको अलग किया गया किससे? प्लांट से। तो अर्लियर दीज आर आल्सो नोन एज नेग्लेक्टेड प्लांट्स भी इनको बोला जाता है। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं।
So what is the next point? Term fungi. टर्म जो है फंजाई, इट मींस मशरूम, सिंगुलर में फंगस होता है, इसका असल मतलब रहता है मशरूम। टर्म फंजाई जो इनिशियली जो ओरिजिनेट हुई थी, इसका असली मतलब जो था मशरूम था। एक्चुअली होता क्या है कि मशरूम हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसीडीज में। मशरूम के जो मशरूम में जो फंजाई आती है, दैट इज अमंग द लार्जेस्ट फंजाई। मशरूम के ऑर्गेनिजम्स में लार्जेस्ट फंजाई के मेंबर्स आते हैं। हम देखेंगे कि जो लोअर फंजाई है, उनमें उनको मैक्रोस्कोपिकली देखना थोड़ा सा, नेक्ड आई से देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मशरूम आपने सबने देखा है, एगेरिकस कंपेस्ट्रिस मशरूम आपने सबने देखा होगा, दैट इज ए मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, दैट इज फंजाई। तो टर्म जो फंजाई थी ना, वो इनिशियली मशरूम से उठी थी, मशरूम से ही ये पॉइंट मिला था इनको। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of fungi, वो ब्रांच वॉइस इशू का बेटा जो सबको ही इशू है बेटा वॉइस का। वो बेटा नेटवर्क का इशू हो सकता है, अगर मान लो बीच बीच में आवाज कट रही है, वो नेटवर्क का इशू हो सकता है। अगर बीच बीच में अगर आपकी आवाज कट रही है बेटा, वो नेटवर्क का इशू है, वो इसका इशू नहीं है, मेरे एंड पे इशू नहीं है बेटा वो। फिर भी कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। अगर आपको कहीं दिक्कत होगी इस पॉइंट को, या तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, पॉइंट आप मैसेज कर देना, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल इसकी जो सेटिंग कैमरा की ऐसे की हुई है, बिल्कुल माइक की पहले चेक किया था इसको। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएगा बेटा, या फिर आप ग्रुप में लिख दीजिएगा कि प्रॉब्लम किस पॉइंट में प्रॉब्लम रही है, मैं वो रिपीट कर दूंगा। सो हमारा पॉइंट क्या चल रहा था, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। इसको बोला जाता है माइकोलॉजी, या फिर उसको बोल दिया जाता है माइसीटोलॉजी। इससे जरा जूम, अभी क्लियर है? माइसीटोलॉजी। मैं जूम इसलिए नहीं कर रहा था, मेरे को लगा कि शायद जूम से ब्लड ना हो जाए। चलो ठीक है। वैसे तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई इट इज नोन एज माइकोलॉजी, या इसको बोला जाता है माइसीटोलॉजी। अब मैं उन मेन साइंटिस्ट की बात करता हूँ, ये इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। हु इज द फादर ऑफ माइसीटोलॉजी? फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का जो फादर था, मिशेली। इनके ऊपर क्वेश्चन रहता है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मिशेली, MICHELI। मिशेली इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइकोलॉजी, और उसने जो बुक लिखी थी जिसमें उसने फंजाई की डिस्क्रिप्शन दी थी, नोवा प्लांटेरम, नोवा प्लांटेरम जेनेरा, नोवा प्लांटेरम जेनेरा, ये इसने बुक लिखी थी। क्लियर? सो मिशेली इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइकोलॉजी। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा क्या जाएगा। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी में आते हैं डी बैरी, ये आएगा डी बैरी। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बाद में पिक्चर भेज दूंगा बेटा, बाद में आपको ना पेजेस की पिक्चर भेज दूंगा। सो ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, डी बैरी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। क्लियर? इसके बाद फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, सो बीबी मुंडकर, बीबी मुंडकर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइकोलॉजी। या फिर इसकी जगह कई बार बटलर का नाम भी लिखा होता है, बटलर, BUTLER। सो BB मुंडकर, MUNDKER, he is considered as the father of
इंडियन माइकोलॉजी, उसे इंडियन माइकोलॉजी का फादर कंसीडर किया जाता है। क्लियर? हु गिव द टर्म, किसने टर्म दी थी? फंजाई जो टर्म थी ये किसने दी थी? दिस टर्म वाज गिवन बाय गैस्पार्ड बोहिन। गैस्पार्ड बोहिन, गैस्पार्ड बोहिन ने टर्म दी थी आपकी फंजाई टर्म। क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जो एसोसिएटेड थे किसके साथ? आपके फंजाई के साथ। अब हम बात करते हैं किसकी? विद द हैबिटेट, जनरल स्ट्रक्चर, जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स पे आता हूं मैं। जनरल कैरेक्टर्स, तो जनरल कैरेक्टर्स में जो सीक्वेंस हम फॉलो करते आए थे उसी को मैं फॉलो करूंगा। मतलब सबसे पहले हम उसमें क्या पढ़ते थे? सबसे पहले हम पढ़ते थे हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है कहाँ ऑर्गेनिज्म रह रहा है, किस जगह पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज फंजाई का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन? जो आपको हर जगह मिलेंगे अर्थ पे, जहां ह्यूमंस मिलेगा, वाइड स्प्रेड, मोस्ट वाइडली स्प्रेड, जहां ह्यूमंस आपको मिलेंगे, जहां ऑर्गेनिक मैटर आपको मिलेगा, वहां आपको ये ऑर्गेनिज्म मिलेंगे ही। अब आप ये समझिए ये ऑर्गेनिजम्स है क्या? ये सेपरेट टॉपिक है। ऑर्गेनिक मैटर डिके हो रहा है, वहां इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है? और अगर आपको साइकिलिंग, अगर आपने पढ़ी हो, कार्बन साइकिल आपने पढ़ी है, नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ी है, उन केसेस में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल चल रहे होते हैं उनको बार बार उनको वापस रिसाइकिल करना पड़ता है। ठीक है? और वो काम कौन करते हैं? डीकम्पोजर करते हैं। तो जहां भी ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा वहां ये मिलेंगे, और ऑर्गेनिक मैटर अर्थ पे हर जगह पे मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि इनका बहुत वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। देयर इज डाइवर्स हैबिटेट, इनकी हैबिटेट बहुत ज्यादा है। डाइवर्स हैबिटेट, हैबिटेट इनके बहुत अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन दीज आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। मोस्टली कैसे मिलेंगे? टेरेस्ट्रियल मिलेंगे। और फ्यू आर एक्वेटिक। मोस्टली आर टेरेस्ट्रियल, लेकिन बहुत कम कैसे मिलेंगे? एक्वेटिक मिलेंगे। ज्यादातर कहां पे मिलेंगे? जमीन पे मिलेंगे। व्हाट आर टेरेस्ट्रियल? लैंड पे मिलने वाले। व्हाट आर एक्वेटिक? पानी में मिलने वाले, वाटर, जिनका हैबिटेट वाटर रहता है। तो ज्यादातर ये आपको कैसे मिलेंगे? टेरेस्ट्रियल मिलेंगे। क्लियर? और कैसी कंडीशंस को ये फेवर करते हैं? दे प्रेफर द, इन पे क्वेश्चन आ जाता है बेटा, दे प्रेफर वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, जैसी अभी होने वाली हैं। अभी जैसे क्या होगा कि जैसे मॉनसून आएगा, टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा है, समर में थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो वार्म कंडीशन, और रेनफॉल की वजह से क्या हो जाएगा? मॉइस्चर हो जाएगा। तो अभी जो कंडीशन आने वाली हूँ बिल्कुल फंजाई की, आप देखोगे फंगल ग्रोथ इस टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाती है। अचार खराब होने का या पेपर, हर चीज पे इनकी ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जहां डिके हो रहा है वहां पे स्पोर्स इनके हवा में मिलते हैं, ये ग्रो कर जाते हैं। सो व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन क्या मिलेगी? वार्म कंडीशन एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट इनकी ग्रोथ को फेवर करता है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर टाइप्स की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेटम, किस सबस्ट्रेटम पे ये ग्रो कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेटम, किस सरफेस पे ये ग्रो कर रहे हैं? ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट इज कोर्टिकोकोलस। कोर्टिकोकोलस, कोर्टिकोलस नॉट कोर्टी, कोर्टिकोलस, ठीक है। CORTICOLUS, कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस वो फंजाई होती है जो बार्क पे ग्रो कर जाती है। व्हाट इज बार्क? स्टेम का जो बार्क का पार्ट रहता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ट्रंक का, नॉट स्टेम, ट्रंक का। तो कोर्टिकोलस वो फंजाई जो किस पे ग्रो करेगी? वो फंजाई जो आपकी बार्क पे ग्रो करेगी, दैट इज नोन एज कोर्टिकोलस फंजाई, इसको बोला जाएगा कोर्टिकोलस फंजाई। नेक्स्ट आता है, इसी टर्म में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोप्रोफिलस। सेकंड इज कोप्रोफिलस। व्हाट इज कोप्रोफिलस? कोप्रोफिलस किस पे ग्रो करेगी? डंग। ये टर्म बेटा बार बार आएगी। कोप्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? डंग। जो फंजाई डंग पे ग्रो करती है, कैटल डंग या ह्यूमन डंग, उस पे जो ग्रो करती है, दैट इज नोन एज कोप्रोफिलस, उसको बोला जाता है कोप्रोफिलस। नेक्स्ट टर्म आती है एपिजाइलिक। नेक्स्ट इज एपिजाइलिक। एपिजाइलिक विच यूज्ड वुड एज ए सबस्ट्रेटम, जो किसको सबस्ट्रेटम की तरह यूज करती है? वुड को सबस्ट्रेटम की तरह यूज करती है, दैट इज नोन एज एपिजाइलिक। वुड की वजह से इसको एक और नाम भी दे दिया जाता है, लिग्नोकोलस। लिग्नोकोलस भी इसको बोल दिया जाता है।
जो वुड पे फंजाई ग्रो करती है। अच्छा, जो बर्न्ट वुड पे ग्रो करती है उसके लिए टर्म अलग दी जाती है, दैट इज नोन एज जाइलोफिलस। जाइलोफिलस का मतलब है जो बर्न्ट वुड पे ग्रो कर रही है, जो लकड़ी जल जाती है उस पे जो ग्रो करती है, दैट इज नोन एज जाइलोफिलस। सिमिलरली अगर हेयर्स पे ग्रो कर रही है, केराटिनोफिलस। अगर किस पे ग्रो कर रही है, केराटिन। अब केराटिन कहीं पे भी मिल सकता है, केराटिन हेयर्स में मिलता है, केराटिन हॉर्न्स में मिल जाता है, हॉर्न्स जो होते हैं, हूप्स जो होते हैं उनमें मिलता है। तो केराटिन की कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनी हुई है, जैसे हमारे हेयर्स जो होते हैं, हमारे नेल्स जो होते हैं, केराटिन के बने होते हैं। केराटिन एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो डेड कर देता है सेल को जब साइटोप्लाज्म में फिल होता है, और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो केराटिन की बनी हुई है उसके ऊपर ग्रो करती है, दैट देन इट इज नोन एज केराटिनोफिलस। उसको क्या बोला जाएगा, केराटिनोफिलस बोला जाएगा। सेकंड थिंग, अगर हेयर पे ग्रो भी कर जाती है तो ये क्या करती है, ये हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। खैर वो डिसीजेस में हम चीज पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सबसेटम। ये किसका था, सबसेटम का था, कहाँ पे ग्रो कर रही है। नेक्स्ट हम बात करें न्यूट्रिशन एंड हैबिट्स की, हैबिट्स की बात करें और न्यूट्रिशन की बात करें। हैबिट्स एंड न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो these are the most adaptable organism, most adaptable organisms। डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए कुछ स्पेशल, इनके लिए कोई वो नहीं है कि स्पेशल डिमांड रहती है। हुप्स होते हैं बेटा, जो खुर होते हैं ना, खुर, कैटल्स के जो खुर होते हैं उनको हुप्स बोला जाता है, हुप्स। तो मोस्ट अडेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स ये क्या है, सबसे ज्यादा अडेप्टेबल ऑर्गेनिज्म है। मेजोरिटी, मेजोरिटी में जो आते हैं दोज आर फ्री लिविंग। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स इनमें कैसे रहते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं। और कैसे होते हैं, सेप्रोटॉप्स होते हैं। फ्री लिविंग है या सेप्रोटॉप्स है। सेप्रोटॉप की जगह कई बार ऑर्गेनोट्रॉप्स भी लिख दिया जाता है, ऑर्गेनोट्रॉप्स, तो एक ही बात है, ऑर्गेनोट्रॉप्स। क्लियर। लेकिन कुछ केसेस में, फ्यू केसेस, ये पैरासिटिक मोड में भी चली जाती हैं। फंजाई जो होती हैं ये पैरासिटिक मोड में भी चली जाती हैं, जो होस्ट के ऊपर से ग्रो करती हैं और डिसीज कॉज करने लग जाती हैं। और दोनों ही केसेस में रहते हैं। लिग्नोफिलस, लिग्नोफिलस का मतलब होता है बेटा, देखो कहां पढ़ा था हमने ये वाला, वुड के ऊपर जो ग्रो कर रही है, एपिजाइलिक कंडीशन। लिग्नोकोलस का मतलब है जो वुड के ऊपर ग्रो कर रही है। वुड नहीं होती जो स्टेम, हम पढ़ेंगे अभी, जैसे पॉलीपोरस होती है एक फंजाई, ये क्या करती है, ये ट्रंक के ऊपर ग्रो कर जाती है, पैरासिटिक फंजाई है। तो वुड के ऊपर ग्रो करने वाली को लिग्नोकोलस बोल दिया जाता है। क्लियर। अब पैरासिटिक फंजाई के दो एग्जांपल हैं, और ये इन पे क्वेश्चन बहुत बार आता होता है। ये जो दो एग्जांपल मैं पैरासिटिक फंजाई के लिखवा रहा हूँ, ऑर्गेनोट्रॉप्स, ऑर्गेनिक मटेरियल। क्योंकि क्या होता है जो सेप्रोटॉप्स, अच्छा सेप्रोटॉप की हैबिट क्या थी, सेप्रोटॉपिक की हैबिट थी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनोट्रॉप मतलब ऑर्गेनिक मैटर पे ही ग्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए टर्म लिख दी जाती है ऑर्गेनोट्रॉप्स। हालांकि स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट टर्म जो रहेगी, मतलब मोर अप्रोप्रिएट जो टर्म रहेगी, दैट इज सेप्रोटॉप, वो सेप्रोटॉप रहती है। ऑस्मोट्रॉप भी यूज कर लिया जाता है, ऑस्मोट्रॉप, ऑस्मोट्रॉफ टर्म भी इसके लिए यूज कर ली जाती है। क्लियर। एपिजाइलिक को ही लिग्नोकोलस बोल दिया जाता है बेटा, एपिजाइलिक को ही लिग्नोकोलस बोल दिया जाता है, एपिजाइलिक। क्लियर है बेटा सबको। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासिटिक फंजाई की। जो हम बात कर रहे थे, तो जो मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, पैरासिटिक फंजाई के जो मैं एग्जांपल्स की बात कर रहा था, एग्जांपल्स में दो बहुत, वैसे तो हम पैरासिटिक फंजाई के एग्जांपल बहुत पढ़ेंगे, लेकिन ये दो कॉमन एग्जांपल है। वन इज एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो इज पैरासिटिक ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स। एल्ब्यूगो, हालांकि पैरासिटिक फंजाई के बहुत एग्जांपल पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। दो एग्जांपल है, वन इज एल्ब्यूगो विच इज एल्ब्यूगो कैंडिडा, आपका पैरासिटिक रहेगा फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर। और अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ा पॉलीपोरस, पॉलीपोरस, पॉलीपोरस इज पैरासिटिक ऑन ट्री ट्रंक्स, ट्री ट्रंक्स के ऊपर पैरासिटिक रहती है पॉलीपोरस, इट इज पैरासिटिक ऑन ट्री ट्रंक्स। क्लियर। सो फ्री लिविंग मोड है, पैरासिटिक मोड है। इसके अलावा हम फंजाई के सिम्बायोटिक मोड भी पढ़ते हैं। व्हाट इज सिम्बायोटिक मोड, सिम्बायोटिक मोड का मतलब क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म साथ रह रहे हैं,
जब दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हैं और एक दूसरे के फायदे के लिए रह रहे हैं, दैट इज नोन एज सिम्बायोसिस। वैसे तो असल मतलब सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है कि दो ऑर्गेनिज्म साथ हैं, दैट्स इट। लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई कर दिया गया था टर्म को कि दो ऑर्गेनिज्म जब अपने फायदे के लिए साथ साथ रहते हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक के हम दो रिलेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इनकी डिटेल स्टडी भी हम करेंगे। वन इज लाइकन, ये नाम आपने सुना होगा। लाइकन में फंजाई किसके साथ सिम्बायोटिक रहती है? विद द एल्गी। फंजाई इज सिम्बायोटिक विद एल्गी। लाइकन में जो फंजाई रहेगी वो किसके साथ सिम्बायोटिक रहेगी? विद द एल्गी। नेक्स्ट हम बात करें, सेकंड इज माइकोराइजा। माइकोराइजा, तो माइकोराइजा में फंजाई इज सिम्बायोटिक विद किसके साथ? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स की जो रूट्स, कुछ ये उन केसेस में मिलता है जहां पे सोइल में न्यूट्रिएंट्स की थोड़ी कमी मिलती है। जिस जगह पे सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वहां पे ये आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ फंजाई क्या करती है? मिनरल्स अब्सॉर्ब करके प्लांट को दे देती है। तो जिन सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी मिलती है, मिनरल्स की कमी होती है, अवेलेबल मिनरल्स की कमी होती है, वहां फंजाई रूट्स के साथ एसोसिएटेड हो जाती है, और दैट इज नोन एज माइकोराइजा। उसको क्या बोला जाता है? माइकोराइजा भी बोल दिया जाता है। क्लियर? इसके अलावा प्रेडेशियस भी होती है। प्रेडेशियस, अब देखो पैरासिटिक और प्रेडेटरी मोड में फर्क होता है। पैरासिटिक और प्रेडेटरी मोड जो होता है ना, इसमें फर्क होता है। पैरासिटिक में क्या होता है कि पैरासाइट का साइज हमेशा होस्ट से छोटा होता है और वो धीरे 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 कंज्यूम करता है होस्ट को और एक दिन किल कर देता है। आइडियल पैरासाइट कभी भी होस्ट को किल नहीं करता। प्रेडेशियस का मतलब है प्रेडेटरी, जो शिकार और शिकारी का जो खेल रहता है। समझ में आ रहा है? एक शिकारी है, एक दैट इज नोन एज प्रेडेटर, जिसका शिकार किया जा रहा है, दैट इज नोन एज प्रे। और इस केस में क्या होता है? प्रेडेटर बड़ा होता है, प्रे छोटा होता है, उल्टा रिलेशन रहता है। तो कुछ कुछ केसेस हमारे पास प्रेडेशन के भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेक्टिलेला। डेक्टिलेला के केस में क्या रहता है? फंजाई जो रहते हैं दैट इज पैरासिटिक। ऐसे ही एक एस्कोमाइसिडिस का और मेंबर है, आर्थ्रोबोट्रिस। आर्थ्रोबोट्रिस, आर्थ्रोबोटिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेशियस फंजाई। किसका? प्रेडेशियस। मैंने बताया प्रेडेशियस और पैरासिटिक में फर्क होता है। क्लियर? तो आर्थ्रोबोटिस एंड डेक्टिलेला, दीज आर द केसेस ऑफ योर प्रेडेशियस फंजाई। एंड इन लास्ट, व्हाट इज द रिजर्व फूड? क्या रिजर्व फूड रहता है फंजाई में? व्हाट इज द रिजर्व फूड? छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे आर्थ्रोपोड्स हो गए, वो रह सकते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म इनसे छोटे कोई भी, आर्थ्रोपोड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, उनको ये कंज्यूम कर सकती है। रिजर्व फूड की बात करें, व्हाट इज द रिजर्व फूड? रिजर्व फूड इज एनिमल जैसा रिजर्व फूड है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एंड ऑयल, लिपिड, फैट, ग्लाइकोजन एंड ऑयल बोथ आर द रिजर्व फूड फॉर द फंजाई। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन। ये जनरल कैरेक्टर है, हम ग्रुप वाइज भी पढ़ेंगे। ये जनरल कैरेक्टर्स है आपके। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा योर न्यूट्रिशन वाले पार्ट में कि ज्यादातर फंजाई कैसी होती है? फ्री लिविंग होती है, सेप्रोटॉफिक होती है, ऑर्गेनोटॉफिज्म। कुछ फॉर्म कैसी मिलती हैं? पैरासिटिक मिलती हैं। पैरासिटिक के दो एग्जांपल हमने पढ़े, एल्ब्यूगो एंड पॉलीपैरा। सिम्बायोटिक के दो केसेस हमने पढ़े, इनको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। प्रेडेशियस के एग्जांपल पढ़े। एंड व्हाट इज रिजर्व फूड? रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन एंड ऑयल। क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू द बॉडी स्ट्रक्चर। मैंने बताया ना बेटा, जैसे प्रे का साइज छोटा होता है, तो जैसे कोई स्मॉल इंसेक्ट हैं या प्रोटोजोन्स हैं, उनके ऊपर ये प्रेइंग करती है, दैट इज द केस। देन कम्स द, अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रेडेशियस का मतलब देखो बेटा क्या होता है? प्रेडेशियस दो चीजें होती हैं, यहाँ पे एक टर्म में लिखता हूँ, प्रेडेशन। प्रेडेशन में जो रिलेशन रहता है उसमें दो चीजें आती हैं, वन इज प्रेडेटर, सिंपल एग्जांपल लॉयन एंड डियर का, एंड अदर इज प्रे। जो शिकार कर रहा होता है प्रेडेटर, जिसका शिकार हो रहा होता है प्रे। व्हाट इज प्रेडेशन? जब एक प्रेडेटर फूड के लिए प्रे को किल करता है और उसे कंज्यूम कर जाता है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। जब एक ऑर्गेनिज्म जिसे हम प्रेडेटर बोल रहे हैं वो फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करता है, प्रे, एंड उसे किल करके खा जाता है, दैट इज द केस ऑफ योर प्रेडेशन। जैसे लॉयन है, टाइगर है, ये सब क्या रहते हैं? प्रेडेटर रहते हैं। इनके केसेस में डियर हो गया,
ये क्या रहेगी, दीज आर द प्री, ये प्री का रिलेशन रहेगा। तो ये प्रेडेटर और प्री के रिलेशन में कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो उन दो एग्जांपल्स को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कम्स द बॉडी। अब इस पार्ट को ध्यान से समझिएगा, बॉडी वाला जो पार्ट है, फंजाई की जो बॉडी रहती है वो मेनली क्या रहती है, इसको ध्यान से समझिए। फंजाई में क्या रहता है, बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती, ये पॉइंट तो हमने पहले पढ़ा। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वो क्या रहेगा, थैलोइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलोइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने पहले पढ़ा। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, थैलोइड है। क्लियर। और एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, एक स्टेन यूज की जाती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कॉटन ब्लू। फंजाई की हाइफी या फिलामेंट्स को देखने के लिए एक स्टेन का यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज कॉटन ब्लू। जैसे हमने पढ़ा था ना, बैक्टीरिया का केस में मिथाइलिन ब्लू यूज किया जाता है, वैसे ही इसके केस में किसको यूज किया जाता है, कॉटन ब्लू को यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है। नाउ इस पॉइंट को देखिए ध्यान से, जब भी हम फंजाई को माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं, लेट सपोज दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू, डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये आपका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमें इस तरह से थ्रेड्स नजर आते हैं, फंजाई की बॉडी में हमें थ्रेड्स नजर आएंगे, एक थ्रेड का पूरा नेटवर्क नजर आएगा। क्लियर। दिस नेटवर्क इज नोन एज माइसीलियम। आपको ध्यान है, ये टर्म हमने एक्टिनोमाइसिटीज में पढ़ी थी, उससे पहले भी ये टर्म आई थी कि माइसीलियल बैक्टीरिया है, माइसीलियल बैक्टीरिया है, माइसीलियल बैक्टीरिया है। तो माइसीलियम होता क्या है, माइसीलियम इज ए नेटवर्क ऑफ दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, द इंडिविजुअल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफी, इसको बोला जाता है हाइफी, दैट इज नोन एज हाइफी। और ये हाइफी, ये जो थ्रेड्स हैं, इनका जो पूरा नेटवर्क बन जाता है, दैट इज नोन एज माइसीलियम। तो हम क्या लिखेंगे, बॉडी कंप्राइसेस, बॉडी में क्या चीज आ रही है, बॉडी कंप्राइसेस मास ऑफ फिलामेंटस, मास ऑफ फिलामेंटस, या फिर कैसे, थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज माइसीलियम, जिसको बोला जाता है माइसीलियम। तो जो बैक्टीरिया में बार बार टर्म आ रही थी ना, माइसीलियम माइसीलियम माइसीलियम, वो एक्चुअली हम, क्योंकि मैंने वहां पे भी कहा था कि हम फंजाई में मेनली पढ़ेंगे, तो बैक्टीरिया के केस में जो स्ट्रक्चर आ रही थी, एक सेकंड रुको, ये अपने आप ही वापस हो जाता है जूम से ना। क्लियर है ना बेटा सबको? सो व्हाट इज द बॉडी, बॉडी कंप्राइजेस थ्रेड लाइक मास ऑफ फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज माइसीलियम, जिसे क्या बोला जाता है, माइसीलियम बोला जाता है। क्लियर। एंड इस माइसीलियम में जो इंडिविजुअल थ्रेड इज नोन एज हाइफी। इस पॉइंट को भी ध्यान से देखिए, द इंडिविजुअल थ्रेड या फिलामेंट, आपको ध्यान है वहां हमने पढ़ा था कि ट्राइकोम्स होते हैं, साइनोबैक्टीरिया केस में नहीं पढ़ा था, ट्राइकोम्स होते हैं। तो ट्राइकोम और हाइफी में हमने डिफरेंस का पढ़ा था कि अगर आप म्यूसिलेजिनस शीथ हटा दो तो उसे आप ट्राइकोम बोलते हो। तो इंडिविजुअल थ्रेड और फिलामेंट, दिस इज नोन एज हाइफी, इसको क्या बोला जाता है, हाइफी बोला जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफी। क्लियर। तो ये मैंने पॉइंट क्या बताया कि जब भी जो यूजुअली स्ट्रक्चर होती है फंजाई की, उसमें क्या होता है, उसमें आपको थ्रेड्स नजर आएंगे, वो थ्रेड्स का जो नेटवर्क रहता है, दैट नेटवर्क इज नोन एज माइसीलियम, उसे क्या बोला जाता है, माइसीलियम बोला जाता है। क्लियर। क्लियर है बेटा? मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। डायग्राम खैर मैं आपको इसमें भेज ही दूंगा, और डायग्राम उसमें से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस पॉइंट को समझिए ध्यान से, जो नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, इसका फायदा क्या होता है, ध्यान से समझिए इसका फायदा। हाइफी या हाइफल स्ट्रक्चर increases the surface area, surface area for absorption, it increases the surface area for absorption। इस पॉइंट का मतलब क्या है, देखो ये ऑर्गेनिज्म क्या थे, सेप्रोटॉप्स। इस पॉइंट को मैं अलग शो करता हूँ, ये ऑर्गेनिजम्स क्या थे, सेप्रोटॉप्स। अब आपको पता है कि सेप्रोटॉप्स क्या होते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। मैं हालांकि वैसे पहले भी मैंने बताया हुआ है, आपको उस टाइम पे बताया था कि कैसे सेप्रोटॉपिज्म में काम चलता है।
बेटा मैं भेज दूंगा आपको ना, पेज की पीडीएफ बना के भेज दूंगा। उसमें से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी आप सिर्फ समझो, कोई बात नहीं है। और वैसे भी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे मान लो अगर नहीं भी अगर कंफर्टेबल रहोगे, नहीं अगर इसमें से बिल्कुल समझ पाएगा, तो हम स्विच कर देंगे मोड। एक्चुअली क्या है कि मैंने वो ग्राफिक टेबलेट को कनेक्ट किया था लैपटॉप से, स्क्रीन शेयरिंग के साथ हम जूम सेशन के उसके थ्रू ले लेते, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आई थी, वो स्क्रीन जो है ना लैपटॉप की, वो टच स्क्रीन है, तो वो अपने आप लाइनें बनाता रहता है उसके ऊपर। सो इसलिए मैं इस मोड पे हूँ अभी। नहीं होगा तो मैं वापस स्विच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉटन ब्लू स्टेन का नाम है बेटा। कॉटन ब्लू जो थी, दैट इज स्टेन। दिस इज स्टेन। जैसे मिथाइलिन ब्लू हमने पढ़ा था, क्रिस्टल वायलेट स्टेन हमने पढ़ी थी बैक्टीरिया का केस में, वैसे ही कॉटन ब्लू जो है वो स्टेन है, जो स्टेन कर, क्योंकि स्टेन क्या होती है, स्टेन हमने पढ़ा था, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कलर करने के लिए हम यूज करते हैं। क्या होता है माइक्रोस्कोप में, जब भी आप किसी सैंपल को देखते हो, तो होता क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और माइक्रोस्कोप से ट्रांसपेरेंट जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें से लाइट निकल जाएगी तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, तो हमें कलर देने पड़ते हैं। तो कलर सबके अलग अलग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखना है तो अलग कलर स्टेन यूज करोगे आप, न्यूक्लियस देखना है, डीएनए देखना है तो अलग स्टेन आप यूज करोगे, बैक्टीरिया के लिए अलग स्टेन रहती है, तो फंजाई के लिए जो स्टेन रहती है दैट इज कॉटन ब्लू, उसका नाम कॉटन ब्लू। सो सेप्रोटॉफिज्म का आपको ध्यान होगा। सेप्रोटॉफिज्म के केस में क्या होता है, लेट्स सपोज दिस इज ऑर्गेनिज्म, ये आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये आपका है फूड पार्टिकल, दिस इज फूड, ये फूड है आपका, और ये आपका क्या है, दिस इज ऑर्गेनिज्म। मैं यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो क्योंकि फिलामेंट को शो कर रहा है। डाइजेशन के टाइम पे क्या होगा, डाइजेशन के टाइम पे ये होगा कि ये एंजाइम सिक्रीट करेगा, एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा। ये एंजाइम्स किसके ऊपर काम करेंगे, फूड के ऊपर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर, फूड है क्या इनका, इनका फूड ऑर्गेनिक मैटर है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिके और जो हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर है, दैट इज फूड। अब क्या होगा, ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने का मतलब, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, फूड के बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, जिनको अब्सॉर्ब किया जा सकता है। क्लियर। अब होगा क्या कि ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इनमें से काम की चीजों को अब्सॉर्ब कर लेगा, काम की चीजों को अब्सॉर्ब कर लेगा, और बाकी वेस्ट को छोड़ देगा। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में क्या रहता है, फूड को ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है। हम क्या करते हैं, हम खाना खा जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर जाते हैं। हमारे एंजाइम एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, उसके ऊपर क्या करते हैं, एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करके उसे सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करने के बाद उस सिंपल सब्सटेंस को हमारी इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्ब कर लेती है, और वेस्ट मटेरियल को हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन बॉडी से बाहर कर रहे हैं, मतलब ये एंजाइम को बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। बेटा वीडियो क्वालिटी सबकी खराब है क्या? मैंने कहा एक बार ट्रायल के लिए ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेक्चर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो हम यूट्यूब पे कर लेंगे। वो नेटवर्क का इशू हो सकता है बेटा, नेटवर्क का इशू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वो। तो कोई बात नहीं, अगर आपको नेटवर्क का जिसको भी है इशू, आपको मिल जाएगी बेटा वीडियो बाद में। वैसे तो 64 मेगापिक्सल में लगाया हुआ है यार कैमरा, तुम कह रहे हो क्वालिटी का इशू है। ऑर्गेनिज्म, अच्छा सेप्रोटॉफ पे दोबारा वापस आओ। सेप्रोटॉफिज्म में क्या होता है, सेप्रोटॉफिज्म में क्या था, हाँ ये क्या है बेटा, ये ना जब स्ट्रीमिंग चल रही होती है, नेटवर्क की जब स्ट्रीमिंग चल रही होती है ना, उस टाइम पे क्या होता है, अगर मान लो नेटवर्क स्लो हो जाए, उस कंडीशन में ब्लड विजन आ जाता है। जो आपने डायग्राम भेजा है ना, उस कंडीशन में ब्लड विजन आ जाता है, जब स्ट्रीमिंग में नेटवर्क स्लो हो जाता है उस कंडीशन में। तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर मान लो इशू रहेगा, तो मैं ये लेक्चर ग्राफिक टैबलेट के थ्रू रिकॉर्ड करवा दूंगा बाद में, अगर हम स्विच करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सो लुक एट दिस। और वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब अगर मान लो वो ये काम जो ग्राफिक टेबलेट पे चल जाए ना, ग्राफिक टेबलेट पे क्या रहेगा कि वो स्क्रीन शेयर हो जाएगी, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें।
वो अगर हो जाएगा तो दैट इज द बेस्ट है वो, तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 1-2 दिन में मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी मैंने बताया ना उसकी टच स्क्रीन है, तो उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहती है। हाँ, इसीलिए बेटा ज़ूम सेशन का बस ये बेनिफिट रहता है कि इंटरेक्टिव होता है, आप अपने ग्रुप्स जो हैं, डाउट जो हैं वो सभी भेज सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, आप जो क्वालिटी है इस इन इश्यूज़ को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम एक बार टॉपिक पे आते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऑर्गेनिज़म्स जो रहते हैं, सेप्रोटॉफिज्म के केस में देखो क्या हो रहा है। सेप्रोटॉफिज्म के केस में ये हो रहा है कि एंजाइम बॉडी से बाहर रिलीज कर रहा है वो, उसने डाइजेशन किया, वापस उठा लिया। अब क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट पे देखो क्या होगा। ये जो अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, इसलिए आपको पता है इनको ऑस्मोट्रॉफ भी बोलते हैं, ऑस्मोट्रॉफ्स। मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ऑस्मोसिस जैसा फिनोमेना चल रहा होता है, दैट्स व्हाई इनको ऑस्मोट्रॉफ बोल दिया जाता है। मेम्ब्रेन को ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस ऑस्मोट्रॉफ ऑस्मोसिस के होते हैं, वो टर्म हमने पढ़ी थी, सेप्रोटॉफिज्म के लिए ऑस्मोट्रॉफ बोलते हैं, वो इसी वजह से बोला जाता है उसको। सो अब क्या होगा कि अब इस चीज को ध्यान से देखो, जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म को ये काम करना है, ये सेप्रोटॉफिज्म का, फंजाई को ये काम करना है। अब एक ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज दिस इज द ऑर्गेनिज्म, ये थ्रेड है इसका, और एब्जॉर्प्शन का सरफेस सिर्फ यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे ही एब्जॉर्प्शन चल सकता है। और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, दिस इज द सेकंड ऑर्गेनिज्म, क्लियर, ये अपनी पूरी बॉडी पे एब्जॉर्ब कर सकता है, पूरी बॉडी पे। तो कौन सा बेस्ट होगा? ऑब्वियसली ये बेस्ट होगा, ये वाला बेस्ट होगा, क्योंकि पूरी बॉडी पे क्या चल रहा है, एब्जॉर्प्शन चल रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में जब थ्रेड इतने ज्यादा बन जाते हैं, इतना नेटवर्क बन जाता है, तो सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। हमने पढ़ा नहीं पॉइंट कि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन द बेस्ट हो जाती है। अब फंजाई को, लेट्स सपोज दिस इज फंजाई, इसे इधर से फूड मिल रहा है, वो इधर से भी एब्जॉर्ब करेगा, इसे इधर से फूड मिल रहा है, वो इधर से भी एब्जॉर्ब करेगा, इधर से मिल रहा है, इधर से भी एब्जॉर्ब करेगा। तो हाइफल स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर, ये इसका इसका वो रहता है, बेनिफिट रहता है इसको। नेक्स्ट पॉइंट, एक और चीज ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द पॉइंट, कि जो फंगल हाइफी की ग्रोथ चल रही होती है, वो टिप पे चल रही होती है। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, ग्रोथ ग्रोथ चल रही होती है एट टिप ऑफ हाइफी। हाइफी जो ग्रो कर रही होती है, वो अपने टिप के ऊपर ग्रो कर रही होती है। क्लियर। अच्छा, ये तो केसेस थे सारे किसके, फिलामेंटस के, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं, ध्यान रखिएगा इनको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। मतलब ईस्ट, ईस्ट के केस में क्या होता है, ईस्ट हो गया, सिनकाइट्रियम हो गया, सिनकाइट्रियम, ये जो फंजाई रहती हैं यूनिसेलुलर रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फंजाई है और ये यूनिसेलुलर है। क्योंकि ज्यादातर तो फंजाई कैसी होती है, माइसीलियल हैबिट्स होती है। माइसीलियम हैबिट का मतलब है कि उनका जो बॉडी रहती है, उनके ऊपर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। लेकिन ईस्ट और सिनकाइट्रियम के केस में क्या मिलेगा आपको, सिंगल सेल मिलेगा, एक ही सेल मिलेगा। हाँ, इनके केस में एक स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट इज यूनिसेलुलर के लिए टर्म ए सेलुलर भी लिख दिया जाता है, कभी उसमें कंफ्यूज हो जाओ। यूनिसेलुलर के लिए ए सेलुलर भी टर्म लिख दी जाती है। सो इनके केस में स्यूडोमाइसीलियम जरूर बन जाता है, स्यूडोमाइसीलियम। नो, व्हाट इज स्यूडोमाइसीलियम, समझो, ये आपका एक सेल है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें ग्रोथ स्टार्ट हुई। अच्छा, ईस्ट के केस में बडिंग भी मिलती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा दोबारा रिपीट कर लेंगे। लेट्स सपोज यहां से एक बड बननी स्टार्ट हुई, ठीक है, फिर उसके भी ऊपर बड बननी स्टार्ट हुई, उसके ऊपर भी बड बननी स्टार्ट हुई। तो क्या होगा, बडिंग से, अब बडिंग का मतलब क्या होता है, बडिंग का मतलब, यहाँ एक डायग्राम समझिए, ये ईस्ट का सेल है, लेट्स सपोज दिस इज द सेल ऑफ ईस्ट। यहाँ पे छोटी सी बटन लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होगी, क्लियर, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और डॉटर न्यूक्लियस इसमें एंटर कर जाएगा, और फाइनली दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ये बडिंग का केस होता है। ईस्ट के केस में हम ये डायग्राम भी पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है, डॉटर सेल, डॉटर जो बड बन रही है, वो अभी सेपरेट नहीं हुई है, उसके ऊपर भी बड बन गई है। अभी उसकी डॉटर सेपरेट नहीं हुई है, उसके ऊपर भी बड बन गई है। इन शॉर्ट ये कहें कि द रेट ऑफ बड फॉर्मेशन, जिस रेट पे बड फॉर्मेशन चल रही है, दैट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ सेपरेशन। भी होना तो क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि जो आपका छोटी सी स्ट्रक्चर बड बनी, वो फाइनली सेपरेट हो जाएगी।
हाइड्रा के केस में आपने पढ़ा, सिलेंटेटा केस में, कि बॉडी की सरफेस पे छोटी सी बड बनती है और वो डॉटर हाइड्रा अलग हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि अभी डॉटर अलग नहीं हुआ, उसके ऊपर एक नया बड बन गई, उसके ऊपर एक नई बड बन गई। तो ये स्ट्रक्चर दिखने में कैसी नजर आएगी? फिलामेंटस नजर आएगी। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही वो मेच्योर होगी वो सेपरेट हो जाएगी। इसका मतलब ये फिलामेंट बना तो सही, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए बना। आपको ध्यान है, हमने एक टर्म पढ़ी थी, ट्रांजिएंट माइसीलियम। ट्रांजिएंट माइसीलियम ध्यान है, हमने टर्म पढ़ी थी कुछ बैक्टीरिया के केस में। मतलब टेम्पररी, अभी टेम्परेरी बनेगा, टेम्परेरी तौर पे तो बनेगी, बाद में वो सेपरेट हो जाएगी। इसलिए इसको वर्ड दे दिया था स्यूडो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यूडो? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो का मतलब रहता है फॉल्स। तो इन केसेस में क्या होगा कि माइसीलियम बनेगा लेकिन फॉल्स बनेगा। सब्सिक्वेंट वर्ड्स में बेटा सेपरेशन, माइटोसिस होती है इनके अंदर, और न्यूक्लियर मूवमेंट के लिए साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। क्या होगा वो, जब हम बडिंग पढ़ेंगे ना, जिस टाइम पे हम बडिंग पढ़ेंगे उस टाइम पे आप देखिएगा, बडिंग के केस में हम देखेंगे कि कैसे बडिंग चलती है। तो बडिंग के केस में क्या होता है कि जो आपकी सेल रहती है उसमें जो डॉटर न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिवाइड करेगा, एंड डिवाइड करने के बाद जो न्यूक्लियर है वो आपके पेरेंट सेल में एंटर कर जाएगा। तो वो उसका केस है। हाँ, सबसे पहले वो बर्ड सेपरेट होगी जो सबसे पहले बनी थी। उस केस में हो सकता है कि प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहे, सबसे पहले वही सेपरेट होगी। सबसे पहले बेटा वही सेपरेट होगी। कोई डाउट है बेटा? मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ यहाँ पे। किसी को कोई डाउट है तो मैं 2 मिनट रुका हूँ, आप बोल सकते हैं कोई डाउट है तो। युवराज बेटा, आवाज के लिए थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको, उसमें देख लीजिएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मुझे बता देना कि सर इस पॉइंट पे रहे। हाँ, वो लास्ट में कर लेंगे बेटा, रिकैप का जो पॉइंट रहेगा वो लास्ट में कर लेंगे हम। सो दिस वाज अबाउट द स्यूडोमाइसीलियम। ये वाला जो पॉइंट था किसका था? स्यूडोमाइसीलियम का था। नेक्स्ट आता है, कुछ केसेस में क्या होता है, फंजाई डाइमॉर्फिक भी होती है। केराटिन एक प्रोटीन होता है बेटा। केराटिन जो रहता है एक प्रोटीन होता है, जैसे हमारी जो स्किन सेल्स हैं, या फिर हमारे जो नेल्स हैं, हेयर्स हैं। केराटिन क्या करता है, केराटिन के डिपोजिशन से क्या होगा कि जो आपका सेल है वो डेड हो जाएगा, लेकिन जिस लेयर में केराटिन की डिपोजिशन हुई है वो हार्ड हो जाएगी। जैसे सेल्यूलोज क्या करती है, सेल्यूलोज लिग्निन, सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्शन, हार्डनेस प्रोवाइड करती है लिग्निन का डिपोजिशन जो होता है। वैसे एनिमल्स के अंदर एनिमल्स की जो कंडीशन रहती है उसमें केराटिन प्रोटीन का जो डिपोजिशन होता है वो क्या करता है, वो सेल को बहुत ज्यादा हार्ड कर देता है। तो हमारी जो स्किन की लेयर रहती है, केराटिनो एपिथेलियम, आप कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे ये चीज। केराटिनो एपिथेलियम एक टर्म यूज की जाती है कि हमारी जो स्किन की सेल रहती है उसमें रहता है। ट्रांसिएंट माइसीलियम बेटा बैक्टीरिया के टर्म के हमने केस पढ़ी थी, यहाँ नहीं पढ़ी है वो। ट्रांसिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, बीच में इंटरमीडिएट कंडीशन आई, कुछ देर के लिए वो चली गई। बैक्टीरिया के केस में हमने कंडीशन पढ़ी थी। यहाँ जो टर्म यूज होती है दैट इज सूडोमाइसीलियम। सूडोमाइसीलियम टर्म हम यूज करते हैं। सो फंजाई जो रहती है, दिस इज डाइमॉर्फिक। कौन सी, सॉरी, अभी हमने केस पढ़ा ये वाला कि कुछ कैसे होती हैं, कुछ आपकी माइसीलियम रहती हैं, कुछ के केसेस में क्या होता है वो यूनिसेलुलर रहती हैं। डाइमॉर्फिक फंजाई का मतलब क्या है? डाइमॉर्फिक फंजाई का मतलब है जिसमें दोनों कंडीशन मिलती हैं, बोथ फॉर्म्स आर प्रेजेंट। बोथ फॉर्म्स आर प्रेजेंट। कौन कौन सी? योर यूनिसेलुलर फॉर्म भी प्लस हाइफल फॉर्म भी। हाइफल फॉर्म भी मिल रही है, यूनिसेलुलर फॉर्म भी मिलती है। इसका एग्जांपल है कैंडिडा एल्बिकन। कैंडिडा एल्बिकन ये दोनों ही फॉर्म में मिलती है।
एक और एग्जांपल भी है ब्लास्टोमाइसिस। ये दोनों की दोनों स्किन इंफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, ब्लास्टोमाइसिस, डर्मेटिटिस। ये दोनों की दोनों कंडीशन में क्या मिलता है, फंजाई ट्रांजिएंट नहीं मिलेगा, फंजाई हाइफल फॉर्म में भी मिलेगी, और यूनि हाइफल फॉर्म का मतलब हाइफी माइसीलियम बना होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी मिलेगी। हाइफल फॉर्म का मतलब ये रहता है, ठीक है। तो इसके मैं ना ये लेक्चर 2 बज गए, तो मैं लेक्चर यहीं तक वाइंड अप कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक बार आप इसको ट्रायल बेसिस पे यहाँ तक पढ़िए, और मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। अगर ये हमारा सक्सेसफुल रहेगा तो मैं फिर इससे आगे के लेक्चर जो है वो हम इसी तरह प्रोसीड करेंगे। सो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था आज का, वो था हमारा किंगडम फंजाई के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि किंगडम फंजाई का जो केस है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसमें आते हैं आपके मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर है, डीकम्पोजर है, यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा सेप्रोटॉक्स में कौन आते थे, स्लाइम मोल्ड्स या बैक्टीरिया भी आते थे। डेफिनेशन हमने पढ़ी, डेफिनेशन, ए क्लोरोफिलस, ए क्लोरोफिलस का मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट है, यूकैरियोटिक है, सेप्रोटॉक है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया रहता है, स्पोर फॉर्मिंग थैलोड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि थैलोड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलोड। थैलोड का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। जब आपकी बॉडी में लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ऑल्दो ये सभी मिलेंगे आपको, ऑल्दो सभी फंक्शन जरूर मिलेंगे, लेकिन आप इन ऑर्गन्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अभी आपने देखा फंजाई की बॉडी में कहीं से भी एब्जॉर्प्शन चल रहा है, तो ऐसा कोई फिक्स रूट नहीं है, दैट इज नोन एज थैलोइड बॉडी, इसको थैलोइड बॉडी बोला जाता है। सो इसको सेपरेट किसने किया था, विटेकर ने सेपरेट किया था, न्यूट्रिशन बेस पे सेपरेट किया गया था। इससे पहले इनको किसके साथ रखा जाता था, इससे पहले इनको थैलोफाइटा के साथ रखा जाता था। दीज आर आल्सो नोन एज नेग्लेक्टेड प्लांट्स में इनको बोल दिया जाता है। नेक्स्ट इज टर्म फंजाई, मशरूम से उठी थी। मशरूम लार्जेस्ट फंजाई है इनिशियली जिसको डिस्कवर किया देखा गया था। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद, दैट इज नोन एज माइकोलॉजी या माइसेटोलॉजी बोल दिया जाता है। हु इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी, मिशेली इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी। बुक का नाम क्या था, नोवा प्लांटेरम जेनेरा। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बैरी। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी बीबी मूंडकर, ही इज द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। टर्म फंजाई किसने दी थी, द टर्म फंजाई वाज गिवन बाय गैस्पार्ड बोहिन ने टर्म दी थी। जनरल कैरेक्टर्स में हमने पढ़ा, हैबिटेट कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पे भी ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा आपको यहाँ मिलेगी। डाइवर्स हैबिटेट है, ज्यादातर कैसे मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल मिलेंगे, कुछ कैसे मिलेंगी, एक्वेटिक मिलेंगी। कैसा एनवायरमेंट फेवर करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट फेवर करते हैं, जैसा आप होने वाला है, ठीक है। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेटम, कोर्टिकोलस बार्क पे ग्रो कर रही है, कोप्रोफिलस डंग पे ग्रो कर रही है, एपिजाइलिक या लिग्नोकोलस वुड पे ग्रो कर रही है, जाइलोफिलस बर्न्ट वुड पे ग्रो कर रही है, केरेटिनोफिलस हेयर्स पे ग्रो कर रही है, या जहां पे भी केरेटिन मिलेगा आपको। हैबिट्स की बात करें तो ज्यादातर फ्री लिविंग है, सेप्रोट्रॉपिक है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बेसिस होगा। कुछ केसेस हमने किसके पढ़े, पैरासिटिस पे पढ़े। पैरासिटिक के हमने 2 एग्जांपल पढ़े, एल्ब्यूगो एंड पॉलीपोरस। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है ट्री ट्रंक के ऊपर पॉलीपोरस मिलती है, खैर ये हम बाद में भी पढ़ेंगे जिस ग्रुप में हम इसको पढ़ेंगे। सिम्बायोटिक के 2 केस हमने पढ़े, लाइकन एंड माइकोराइजा। कुछ केसेस प्रेडेशियस के हैं, डैक्टिलियर एंड आर्थ्रोपोटिस का था। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिजर्व फूड, एनिमल लाइक ग्लाइकोजन एंड ऑयल इज द रिजर्व फूड। नेक्स्ट, फिर हमने पढ़ा कुछ केसेस प्रेडेशन के भी हैं, प्रेडेटर वो हो गया था इसमें, तो यहाँ पे समझाया था। बॉडी, बॉडी को, बॉडी में इनके क्या रहेगा, नेटवर्क रहेगा, दैट इज नोन एज माइसीलियम। कौन सी स्टेन यूज की जाती है, कॉटन ब्लू स्टेन यूज की जाती है। व्हाट इज माइसीलियम, द थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज माइसीलियम। द इंडिविजुअल थ्रेड इज नोन एज हाइफा, इंडिविजुअल थ्रेड को हाइफा बोल दिया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट इज, हमने पढ़ा कि हाइफल स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या होता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, क्योंकि इन्हें अब्जॉर्प्शन करनी होती है तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। नेक्स्ट रहेगा ग्रोथ, व्हाट इज द ग्रोथ पॉइंट, टिप, टिप इज द ग्रोथ पॉइंट ऑफ हाइफी। नेक्स्ट एक्सेप्शन थी ईस्ट का और सिनकाइट्रियम का, क्यों, क्योंकि दोनों किस फॉर्म में मिलती हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म में मिलती हैं। हाँ, इनके केस में सूडोमाइसीलियम जरूर मिल सकता है, दैट इज ए काइंड ऑफ टेम्परेरी माइसीलियम बीच में बनती है। किस लिए बनती है वो हम वैसे वहां पे भी रिपीट करेंगे, यहाँ पे भी मैंने रीजन बता दिया। रेट ऑफ बड फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ सेपरेशन। एंड द लास्ट इज डाइमॉर्फिक के केस हैं, जिसमें दोनों ही केस मिलते हैं, यूनिसेलुलर भी, हाइपल फॉर्म, कैंडिडा एंड ब्लास्टोमाइसिस के केस में। तो ये हमारा लेक्चर था। वैसे तो ड्यू मैं वो अभी शेड्यूल इसीलिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि अभी जो लेक्चर चल रहे हैं इसमें, आज का जो लेक्चर था हमारा ट्रायल बेसिस का लेक्चर था,
अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ा रहेगा। तो आज इसको देखिए आप लेक्चर को, अगर समझ में आया है, कोई भी पॉइंट अगर आपका रह जाता है, मैं फिर बोल रहा हूँ ग्रुप कॉमन है, आप शेयर कर लीजिए। और बहुत अच्छी आपकी एक हैबिट है जो आप ग्रुप में एक बच्चा डाउट डालता है, दूसरा उसको सॉल्व कर देता है, इससे आपके बहुत एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन भी रहता है। तो कोई भी डाउट अगर फिर भी आपका रह जाता है, प्लीज ग्रुप पे फॉरवर्ड करिएगा, मैं उसे डिस्कस करूंगा। एंड इसका फीडबैक प्लीज दीजिएगा ग्रुप पे कि हम कैसा रहा ये सेशन हमारा, और फिर हम उसी के थ्रू कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इस टॉपिक्स को पढ़िए एंड ध्यान रखिए अपना, और घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है बेटा, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। दिनेश सर एंड कर सकते हैं आप मीटिंग को।